पिछली वीडियो में मेरा सरकार से यह क्वेश्चन था कि ये जो अखंड भारत की परिकल्पना आज की भारतीय राजनीति के द्वारा की जा रही है या किन रूपों में की जा रही है। क्या है अखंड भारत की परिकल्पना? अंग्रेजों ने की थी, क्या वह अखंड भारत है कि जो चाणक्य करके गए थे, या वह अखंड भारत है जो आज की भारतीय राजनीति के द्वारा की जा रही है कि पीओके और आक्साई चीन को ही लाकर अखंड भारत की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ एक मजे की बात निकल गई आई, मैं आपसे बताता हूँ कि 3 से 4 दिनों में 5 दिनों में एक स्टेटमेंट आया है। एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं जो हमारे, वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, ये नो डाउट, मैं उनका नाम लेना इस मंच पर उचित नहीं समझूंगा। नो डाउट कि वो भारत के बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादियों में से एक हैं, बड़े अच्छे योग्य व्यक्ति हैं। पर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मेरी जो कल्पना थी वो मेरी भी कल्पना ज़्यादा थी। उन्होंने इस सिर्फ पाकिस्तान के पीओके, जो पीओके हमारा है 1948 में पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लिया था, इसी पीओके को लाकर वह अखंड भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ पीओके हमारा है, सिर्फ पीओके हमारा है और पीओके को ही लाकर अखंड भारत की कल्पना की जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो इधर जो ये हमारा आक्साई चीन है, जो पूरे जम्मू कश्मीर का 10% एरिया, जम्मू कश्मीर एक भौगोलिक क्षेत्र अगर देखें तो ये काफ़ी क्षेत्र है। अगर उस क्षेत्र का अगर 10% एरिया जिस पर भारतीय सरकार बात ही नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अलग से दबाव है, इसलिए बार बार इस पीओके की बात की जा रही है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कुछ राजनीतिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए सिर्फ पीओके की बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति हम लोग अच्छे से देखते हैं और वो भी देखेंगे। और ये आक्साई चीन की कोई बात ही नहीं की जा रही है, क्योंकि ये 1962 में इस पर चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अब हम देखें कि आक्साई चीन पर बात क्यों नहीं की जा रही है और बार बार इसी पीओके के मुद्दा को क्यों उठाया जा रहा है। हमें इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जितना आवश्यक हमारे लिए ये पीओके है, उतना ही आवश्यक हमारे अखंड भारत के लिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि हमारे स्वतंत्रता के बाद भारत से छीने गए। अगर हम इतने की ही, क्योंकि जो चाणक्य ने कल्पना की थी उस अखंड भारत को स्थापित करना आज मुमकिन नहीं है। इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि वो अखंड भारत आज मुमकिन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, इधर नेपाल का भी कुछ एरिया था, भूटान था, म्यांमार था, श्रीलंका था। तो हालांकि उस ओर नहीं जाना है, क्योंकि वो एक विस्तृत साम्राज्य था। उस विस्तृत साम्राज्य का जो आज वर्णन करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम आज की ही भारतीय राजनीति के द्वारा देखें और आज की ही स्वतंत्रता की बात करें, तो ये आज हमारे स्वतंत्रता के बाद ये परिस्थितियां थी कि 1962 ईस्वी में, 1962 में ये चीन के द्वारा ये आक्साई चीन पर कब्जा कर लिया गया, जो पूरे जम्मू कश्मीर का 10% एरिया है। वहीं 1948 में पाकिस्तान के द्वारा पीओके पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि ये मैं मानता हूं कि भारत सरकार के द्वारा इस पीओके को अपने नक्शे से नहीं हटाया गया, क्योंकि यह जवाब भी उन्होंने देना था। क्योंकि अगर हम अपने देश में किसी एक भौगोलिक क्षेत्र का नक्शा ही हटा देते हैं तो हम आगे आने वाले समय में किस पर विवाद करेंगे और या किस पर लड़ेंगे और या क्या प्रमाण देंगे कि ये हमारा है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पीओके के साथ साथ जो आक्साई चीन है, जो एसी है, ये हमारा आक्साई चीन है, ये भी पूरे जम्मू कश्मीर का 10% एरिया है। इस चीज को हम भूल कर चल रहे हैं और इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है, ना इस पर कोई बात हो रही है। जब भी देखो तो बात इसी पीओके पर हो रही है। ना हमारा सरकार से कोई विवाद है, ना हम सरकार के कोई वो है कि सरकार का हम विवाद कर रहे हैं। पर हम हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज चीन हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, पूर्ण रूप से चीन हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि सरकार के पास बहुत योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी गिर गई है कि वहाँ आटे 150 रुपया किलो बिकने लगे हैं। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके द्वारा एक इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि उनके द्वारा वहाँ पर हाथ में कटोरा लिए हुए हैं, जो अन्य देशों से एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि वो भीख के रूप में कर्जा मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उनको देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम वही इसकी बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल भट्ट हो चुकी है। अगर पाकिस्तान को इस समय चीन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके द्वारा ये क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे थोड़ा पीछे का इतिहास है। क्योंकि चीन
जो है वो पाकिस्तान के द्वारा चीन पर एक ट्वीट किया जाता है, क्योंकि चीन के द्वारा इस शिनजियांग प्रांत में एक मुसलमान है जिन्हें हम कहते हैं उगर मुसलमानों को चीन बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, उन्हें एक सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रदान नहीं करता है। क्योंकि अगर हम वहाँ देखते हैं तो उनको ना तो दाढ़ी रखने देता है, अगर वो दाढ़ी रखेंगे तो कटवा देता है, ये पहली बात। दूसरी बात, उनकी लड़कियों को शर्ट या स्कर्ट पहनने का ही अलाउ है, हिजाब नहीं पहन सकती। कुरान में भी वो हिसाब करता है, जितना वो कहता है उतना ही पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए इन उगर मुसलमानों पर चीन पूर्ण रूप से एक कहर की तरह, एक आतंक, क्या बताएं, ये इस तरह यहाँ पर लोगों का शोषण हो रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान ने चीन के विरुद्ध एक ट्वीट कर दिया। अब ट्वीट तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ट्वीट आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये उगर मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। इस ट्वीट को 24 घंटा बरकरार रखा जाता है, ट्विटर पे ये चल रहा था। वहीं हालांकि जब इस बात को पता पाकिस्तान के अन्य लोगों को चलती है या अन्य राष्ट्रवादियों को चलती है यहाँ के द्वारा, तो उस ट्वीट को जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर डिलीट कराया जाता है। अगर वहीं डिलीट करने की बात करें, इसी बात को लेकर इस ट्वीट के द्वारा ये चीन जो है इस पर नाराजगी व्यक्त करता है, क्योंकि इस ट्वीट में ये पूर्ण रूप से चीन को एक समझिए चेतावनी दी गई थी। अगर वहीं बात करें तो ये इसका सपोर्ट इस समय करना बंद कर दिया है। अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये भारत को ढूंढ रहा है। अब भारत को ढूंढना है तो ये भी समस्या है कि भारत में आने, यहाँ के जितने पब्लिक हैं ये वर्तमान समय में इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें अब भारत जाना है, हमें अब भारत जाना है, हमें अब किसी प्रकार से पाकिस्तान में नहीं रहना है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों की इस तरह बदतर हालत है कि वो 3-3, 4-4 दिनों से भोजन नसीब नहीं हुआ उनको। तो इसलिए जो पाकिस्तान में ये समस्या है, तो पाकिस्तान में, हालांकि इस समय पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बहुत पूर्ण रूप से कायम है। हमारे भारत सरकार को इस पर भी एक फैसला लेना चाहिए कि वहाँ का जनता का समर्थन हमें प्राप्त है, लेकिन वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है वो विरोध करेंगे। हालांकि इस पर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है किसी देश को अपने आप में मिला लेना। भले ही वहाँ की जनता स्वीकार कर रही है, पर उस देश के लिए आतंकवादी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों को शरण देता रहा है। और दूसरी बात, तो इसको एक बैग अपने में मिलाना, यह सरकार के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना खड़ा कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के आतंकवादियों को चीन ने यहाँ तक कह दिया कि ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, और जो पाकिस्तान है वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। इस बात को हम देखें तो पाकिस्तान का खेल खत्म करते हैं अभी। पाकिस्तान, अब भारत की मजबूरी है, क्या है, कुछ है ही नहीं, क्या कर सकते हो आप, मजबूरी है, भीख मांगो, भीख मांग रहा है और भीख कोई दे नहीं रहा है, तो मजबूरी है। हमारी तो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की रही है, हम करेंगे ही क्या, हम मजबूरी में भीख देंगे। तो अब आगे आते हैं, हालांकि भारत सरकार के लिए अभी ये भी चुनौती का विषय बना हुआ है, क्योंकि मैं इस विषय पर को बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि आज भी देश में कम से कम 10% ऐसे जनता है जो रोडों पर सोते हैं और बिना खाए हुए सोते हैं, उन्हें भी हमें नहीं भूलना है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो पाकिस्तान को हम देख लिए। अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है वो हमेशा भारत के फेवर में रही है। फिर भी अब भारत के पास देखिए, किसी भी देश को अपने फेवर में रखने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत की भी इकोनॉमी अच्छी है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें प्रयास बेहतर किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करने में बहुत बेहतर प्रयास किया गया है। हालांकि हमारी इकोनॉमी पहले से बड़ी अच्छी हुई है, सरकार के द्वारा इस पर बिल्कुल विधिवत फोकस किया गया है, पर अभी भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भारत की गतिविधियों को आसानी से चला सकें, और हम दूसरे देशों की क्या बात करें। तो ये अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने देश के उत्तरी हिस्सों में तेल उत्खनन का एक, मतलब चीन सरकार को एक खाना दे दिया है कि आप आइए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए और हमारे यहाँ से तेल का उत्खनन कीजिए। वहीं हम देखते हैं तो ये जो अफगानिस्तान है, यह अफगानिस्तान सीधे चीन के फेवर में जा रहा है। अब देखो, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पर अगर हम अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं तो भी हमारे कई समस्याएं हैं, क्योंकि पाकिस्तान कर्जे में इतना ज़्यादा डूबा है कि अगर उसे कर्जा चुकाना हो तो पूरे पाकिस्तान देश को बेच देगा, लेकिन वो कर्जा नहीं चुका सकता है। तो वहीं अगर हम बात करें, हालांकि हमें विरोध करना चाहिए, जब हमें ये CPEC बनी तब भी हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन हमने विरोध नहीं किया, ये बहुत बड़ी कमी है। हालांकि आज हम
जो जिस बार बार अखंड भारत की बात करते हैं, पीओके को शामिल करने की बात करते हैं, अगर हम ये बात जब ये सीपीईसी बन रही थी उसी समय करते तो चीन पर भी और विश्व के अन्य राष्ट्रों पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता और हमें यह संतुष्ट कराया जाता कि हाँ ये पीओके है और इस रोड को जो है, ये कनेक्टिविटी को हम रोक सकते थे, लेकिन हमने नहीं रोका। ठीक है, हमने एक गलतियां की, पर अब गलतियां नहीं करेंगे। दूसरी बात, वहीं हम नेपाल को देखें तो नेपाल में अभी जल्द इलेक्शन हुआ है और वहां के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, वहां के प्रधानमंत्री अभी जल्द पुष्प कमल दहल नियुक्त हुए हैं, जो पूर्ण रूप से चीन के फेवर में है, जो एक योग्य व्यक्ति भी हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से चीन के फेवर में है। यहाँ पर उनके द्वारा एक हवाई पैड भी बनाया गया है और अगर इनकी बात करें तो ये पूर्ण रूप से चीन के फेवर में जा रहे हैं। जो हमेशा से भारत के पक्ष में थे वो आज चीन के फेवर में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। अगर हम यहीं से बात करें कि नेपाल को छोड़ दें और इसके बाद हम भूटान की बात करें तो दुनिया भूटान जिसकी सुरक्षा हम ले रखे हैं, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, भूटान की इकोनॉमी को, वहाँ पर बांध बनाने को, वहाँ पर बिजली उत्पादन करने को, यहाँ तक यह है कि हम वहाँ बिजली उत्पादित करते हैं अपने पैसों से, इसके बाद फिर हम उसी देशों को बेचते हैं बिजली, ये हाल है। तो ये भूटान भी अब 2-3 समझौतों के साथ ये गुप्त समझौता हुआ है, जिसके तहत ये इंफॉर्मेशन मैं बहुत अंदर से निकाल लेके आया हूँ। ये गुप्त समझौता हुआ है जिसके तहत ये भूटान भी चीन के फेवर में जा रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान की बात ही छोड़िए, अफगानिस्तान गया और नेपाल गया और भूटान को देख लेते हैं। म्यांमार को तो आप जानते हैं कि म्यांमार यहाँ आराकान जो पर्वत है, यहाँ पर तो इसने अपनी, यहाँ पर मुस्लिम है उनको तो लगा ही रखा है, तो ये तो इनके फेवर में ही है ही। अब अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात फिर अगले अपने पड़ोसी देश की बात करते हैं, श्रीलंका, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका अगर यहाँ अम्बन टोटा की बात करें तो ये कोल्ड वार से ही प्रभावित रहा है अम्बन टोटा। हालांकि श्रीलंका की भी इकोनॉमी आप जानते हैं कि उस बीच में बिल्कुल खत्म हो गई थी और इसकी इकोनॉमी, इसको इतना कर्जा दे दिया है, इतना कर्जा चीन दे दिया है कि इसके हम्बन टोटा बंदरगाह को खरीद लिया है। हालांकि वहाँ की सरकार ने हम्बन टोटा बंदरगाह पर जो ऐसे जहाज थे जो निगरानी करते थे, जो भारत की निगरानी करते थे, ऐसे जहाजों पर रोक लगाया गया था। पर अभी सूत्रों के तहत यह पता चला है कि यहाँ पर ऐसे जहाज लगाए जा रहे हैं जो भारत पर निगरानी करते हैं, क्योंकि जो भारत के जो जहाज हैं, जो मेन परीक्षण है, जो हम परीक्षण करते हैं, वो यहाँ मसूलीपट्टनम है, इधर है, तो वहाँ पर हम परीक्षण करते हैं। अगर ये बात की जानकारी, हम क्या परीक्षण करते हैं, क्या बनाते हैं, अगर ये बात चीन को पता चलती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा सामने आ सकता है। वहीं अगर हम बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश में अभी जल्द में चुनाव होने वाला है और चुनाव की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो यहाँ के जो चीन के विदेश मंत्री थे, यहाँ के जो विदेश मंत्री थे, वो इस रास्ते के द्वारा, हवाई पैड के द्वारा, और वो कहाँ जा रहे थे, वो अफ्रीकी देशों में जा रहे थे एक वार्ता के लिए। लेकिन वहीं देखते हैं तो मध्य रात्रि में चीन के विदेश मंत्री के द्वारा यहाँ पर मध्य रात्रि में उतार किया जाता है और ये वहाँ पर होते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर देश में लगभग पार्टियां हैं और लगभग पार्टियां जो हैं वो पार्टियां अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने देश को बेचने पर तुली हुई है। और ये सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था है कि लोग अपने देश से समझौता कर ले रहे हैं अन्य देशों को बेचने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे ही देश की नहीं है, अन्य देशों की है, जो अपने देश को बेचने के लिए अन्य देशों के साथ अपने आप को समझौता कर ले रहे हैं, अपने आप को सरकार में लाने के लिए। तो यहाँ पर भी ये फेवर में जा रहा है। अब देखिए, ये फेवर में गया, इसका मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि इतना कर्जा है कि कोई भी देश अगर इसको हथियाने की कोशिश करेगा तो इस कर्जा को भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद नेपाल गया, म्यांमार गया, भूटान गया। जी देखा, इसका मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश हैं उन देशों में अगर इसको छोड़ दिया जाए अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान उपमहाद्वीप में नहीं है, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है, फिर भी अफगानिस्तान जो है वो उसके फेवर में जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की हमारी अच्छी पकड़ थी, अफगानिस्तान के हमारे संबंध अच्छे थे। भले ही वहाँ तालिबानी सरकार स्थापित हो, लेकिन उसके जो हमारे संबंध थे वो बड़े अच्छे संबंध थे। लेकिन ये भी उसके फेवर में जा रहा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है इस समय उसी का वर्चस्व है। ये चाहे विदेश नीति में देखे, चाहे भारत की नीति में देखे, चाहे अपने घर की नीति में देखे, अपने गाँव की नीति में देखे, अगर जिसके पास पैसा है वर्चस्व उसी का है। तो अगर हम आगे देखते हैं
तो ये हुआ क्या, ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भारत को चेतावनी दे रहा है। चीन जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा दुश्मन है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा दुश्मन को अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान, जानते हैं पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, क्योंकि वहाँ जो जनता है वो हमारे फेवर में है। जो पाकिस्तान का दुश्मन कुछ आतंकवादी जो मौलाना है, ये मौलाना यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं, यही आतंकवाद को पैदा करते हैं और यही उनको पैसा हथियार देते हैं और बढ़ावा देते हैं। तो अगर इनको कुछ दिनों के लिए समाप्त कर दिया जाए या पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए तो ये हमारे खिलाफ नहीं है, यहाँ की जनता हमारे खिलाफ नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये आतंकवादियों के द्वारा फॉर्म में आ चुका कि हाँ ये है। लेकिन अगर हम चीन को देखें तो ये आंतरिक अटैक करता है, ये आंतरिक अटैक करता है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, ये भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, भारत को लगातार ये भारत को घेर रहा है। और ये भारत को घेर नहीं रहा है, ये इन सब चीज़ों के द्वारा भारत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। मनोवैज्ञानिक दबाव का मैं आगे चर्चा करूंगा, मनोवैज्ञानिक दबाव क्या होता है। तो भारत में ये मनोवैज्ञानिक दबाव को स्थापित करना चाह रहा है, जिसे हमें देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव है इससे हमारी जनता भी परेशान हो रही है, ऐसी बात नहीं है। वहीं अगर हम बात देखें तो हमारे द्वारा भी प्रयास जारी है, क्योंकि हमारी जो नेवी है, वायुसेना है, थल सेना है, वो बिल्कुल प्रयासरत है और इन सब चीज़ों को निकालने में वो बहुत माहिर है। ऐसी बात नहीं है, हमारे सरकार के द्वारा भी अच्छे कदम इस पर उठाए गए हैं। लेकिन यह जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, या कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वह चीन जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भारत के हर क्षेत्रों को घेरना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर उसका सैन्य अड्डा है और इसके बाद यहाँ हैनान उसका सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है ही। यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर तक सॉरी वो खुद को स्थापित करना ही चाहता है। तो हम देखते हैं ये तो भारत के द्वारा ही इस पर मतलब बहुत ज़्यादा खिलाफ करना चाहिए। और जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इस बात की चर्चा ही नहीं करते हैं, विदेशों में इसकी न्यूज़ ही नहीं जाती है, तो चीन हमेशा ये महसूस करता है कि भारत हमारे द्वारा दबा हुआ है और इस अक्साई चीन पर कोई बात ही नहीं की जा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी राजनीति, जहां देश आया वहां राजनीति खत्म करिए, जहां देश की भावना है, जहां राष्ट्र की भावना है, वहां राजनीति को समाप्त करिए। राजनीति एक तरफ है, देश एक तरफ है। देश के आंतरिक गतिविधियों को चलाने के लिए राजनीति की आवश्यकता है, ना कि जो राष्ट्र है। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र है तो वहाँ देश में अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की जाति, अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार के वर्ग हैं, अनेक प्रकार के भौगोलिक विभाजन हम अपने देश में प्रारंभ काल से या प्राचीन काल से ही देख रहे हैं। तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि जब बात देश की हो, तो अगर बात अपने देश को उठाकर और इसके बाद अन्य देशों से तुलना की जाए, वहां हमें पार्टी और ना किसी प्रकार की राजनीति को सोचना है। वहां पर हमें एक राष्ट्रीयवादी भावना की चेतना करना है। अगर हम आंतरिक मामलों में चुनाव कर रहे हैं, यह रंजिश प्रारंभ से देखते हैं और ये धर्म का भी रंजिश प्रारंभ से देखते हैं, इस पे मैं डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन जब बात देश की आए, वहां आपको बिल्कुल डट कर खड़ा होना है और एक राष्ट्रवादी भावना के तरीके से मिलकर कार्य करना है। ये हमारा आज का टॉपिक रहा। आप इसे पूरा देखें, क्योंकि यह प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।